लर्नर्स एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10th के ना क्या है कि 21 फरवरी को जो आप लोग का संस्कृत का सब्जेक्ट होता है ना, तो संस्कृत का फाइनल एग्जाम है। तो कक्षा 10वीं के संस्कृत के फाइनल एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पीडीएफ मतलब कि जो मैं ऑब्जेक्टिव करूंगा उससे बाहर ना जाए, तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले। अगर आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लीजिएगा ना, तो डिट्टो आप लोग अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा प्रश्न को, ठीक है। तो आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़िएगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग घोर कर पी जाइएगा या कैसे भी कर लेकिन उसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग संस्कृत के विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि विदा दिग्माय में किन वर्णों की संधि हुई है। जो विदा दिग्माय है इसमें पूछा है कि किन वर्णों की संधि हुआ है। तो इसमें जो वर्णों का संधि हुआ ना, याद रखिएगा कि आ प्लस अ का है। किसका है? आ प्लस अ का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते तो 2 है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। पूछा गया है कि किसमें ना वर्णों के मेल से विकार होता है, तो किसमें होता है? तो सिंपल है कि संधि में। यही तो हम लोग संधि का डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते तो 3 इस प्रकार से है कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका जो है ना, इसका पूछा गया है कि विग्रह क्या होगा। तो इसका जो विग्रह बनेगा ना वह बनेगा कि संस्कृत तथ्य लेखिका। क्या बनेगा? संस्कृत तथ्य लेखिका। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते तो 4 है कि वैदिकम ततम युगम का समस्त पद क्या होगा। इसका समस्त पद पूछा गया है कि समस्त पद क्या होगा। तो इसका समस्त पद बनेगा क्या? कि वैदिक युगम। क्या बनेगा? वैदिक युगम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 इस प्रकार से कि संस्कृत में कितने कारक है। पूछा गया है कि जो संस्कृत है ना, तो संस्कृत में कितने कारक है। तो इसमें कुल 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 इस प्रकार से है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। जो सप्तमी विभक्ति होता है ना, तो उसमें पूछा गया है कि अर्थ में किस कारक का यूज किया जाता है। तो याद रखिए उसमें अधिकरण का यूज करते हैं। किसका? अधिकरण का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के पहले आता है वही तो उपसर्ग होता है। तो दुर्योधन, दूर आप लोग पढ़ के देखिए, दूर तो क्या आएगा? दूर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि दूर क्या है? उसका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 है कि बालम पद का मूल रूप क्या है। तो बालम का मूल रूप क्या है? तो सिंपल है कि इसका जो मूल रूप बनेगा वह क्या बनेगा? बाल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 है कि दातम शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। जो दात है ना, दातम, इसका पूछाएगा कि प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो इसका कौन सा रूप होगा? तो इसका होगा दाता। क्या होगा? दाता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 इस प्रकार से कि चर किस लकार का रूप है। चर जो है ना, यह पूछा है कि चर किस प्रकार का मतलब कि लकार का ना रूप है। तो इसका याद रखिए कि यह है लोट का। किसका है? लोट का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि दक्षति किस धातु का रूप है। तो दक्षति है ना, तो ये दक्षति पूछा है कि किस धातु का रूप है। तो यह किस धातु का रूप है? तो याद रखिए कि यह है पश्य का। किसका है? पश्य का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 है कि कंपन मानव पद में कौन सा प्रत्यय। कंपन मानव शब्द जो है ना, इसमें पूछा गया कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के एंड में आता है यानी कि लास्ट में आता है। तो इसको पढ़ के देखिए, कंपम मानम सानच। इसमें मतलब जो संस्कृत का अनुच्छेद आता है ना, वह सानच आएगा। क्या आएगा? सानच। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 की भू प्लस कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। भू प्लस कत्वा से पूछेगा कि कौन सा अवयव बनेगा। तो इसे जो बनेगा ना वो बनेगा भूतवा। क्या बनेगा? भूतवा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 इस प्रकार से यहां पर दिया हुआ है कि धार्मिकम में कौन सी दधिति प्रत्यय है। धार्मिकम में कौन सी दधिति प्रत्यय है, यही पूछा गया है। तो कौन सा है? तो इसमें है ठक। क्या है? ठक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 इस प्रकार से है कि अज का स्त्रीलिंग जो रूप जो होगा ना वह क्या होगा। तो अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा। क्या होगा? अजा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना ये तो बहुत ज्यादा BBI, क्योंकि यह मंत्र बार बार पूछा जाता है कि यथा नदम शयन माना समुद्रे डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। जो ये मंत्र है ना यह किस उपनिषद से संकलित है, यही पूछा गया है। तो किससे है, तो याद रखिएगा कि यह मुंडको उपनिषद से। किसके है, मुंडको उपनिषद से। और यह बहुत ज्यादा BBI क्वेश्चन है, ठीक है, इसे तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसे तो याद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है कि अर्नितम का पद का पर्याय निम्न में से कौन सा। अर्नितम जो है ना इस पद का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा। तो कौन सा पर्याय होगा, तो याद रखिए कि सत्यम। कौन सा होगा, सत्यम। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 है कि वेदा हेमंत डॉट डॉट महानतम इस पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। कौन सा पूछेगा कि रिक्त स्थान में पद होगा। तो इसके रिक्त स्थान में जो पद होना चाहिए ना वो होना चाहिए पुरुषम। क्या होना चाहिए, पुरुषम। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 इस प्रकार से कि सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया। जो सरस्वती कुलगृहम है ना ये पूछा गया है कि कौन से नगर को कहा गया है। तो कौन से नगर को कहा गया, तो सिंपल याद रखिए कि हमारे पटना के यानी कि पाटलिपुत्र को कहा गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 इस प्रकार से कि मध्यम काल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य काल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो पटना से। किससे, पटना से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। पूछा गया कि जो पतन शब्द है ना इससे बना हुआ पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम जो होगा ना वो हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा, पटना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। जो पाटलिपुत्र यानी कि पटना है तो उसका वैभव पूछा गया कि किसके शासनकाल में है ना कि वो अत्यंत समृद्ध था, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब विकसित था, ठीक है। तो किसके समय था, तो याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो सिंपल है कि अलस कथा में किसके बारे में बताया गया है, तो आलस्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, आलस्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो 24 जो यहाँ पर है ना तो 24 को हम लोग क्या करते हैं कि जूम थोड़ा कर लेते हैं। तो 24 नंबर जो इस प्रकार से क्वेश्चन है वह है कि सजानितानम डॉट डॉट तिष्ठवा के न धावंती जनतम इस पदार्थ के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। इसके रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ होना चाहिए सुखम। क्या होना चाहिए, सुखम। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 है कि जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। सिंपल है कि जो अलसशाला है ना तो वह जब जल रहा था तो उसमें चारों आलसी जो मतलब जो असली आलसी थे वह क्या कर रहे थे, तो वह क्या है कि परस्पर लापर कर रहे थे, ठीक है, परस्पर लापर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 इस प्रकार से है कि तुचनी कंथनम न तिष्ठम किसका कथन है। पूछा गया कि ये जो है ना ये क्यों किसका कथन है। ये चार आलसी थे तो चारों आलसी में से ये किसका कथन है, तो किसका है, तो याद रखिए कि यह चौथे आलसी का। किसके, चौथे आलसी का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 है कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। दर्शन शास्त्र में पूछा गया है कि किसका जो है ना कि रुचि था, तो किसका रुचि था, तो याद रखिए कि मैत्रेयी का। किसका, मैत्रेयी का। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो 28 है कि अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख कितने जो है ना अर्थवेद में है, तो कितने के है, तो याद रखिए कि 5। कितने, 5। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। पूछा गया कि गंगा देवी जो है ना वह इन चारों में से किसकी रचना करती है, तो गंगा देवी जो रचना करती है ना वो रचना करती है मधुरा विजयम का। किसका करती है, मधुरा विजयम का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 है कि कंपन राय की रानी का क्या नाम था। जो कंपन राय थे ना तो उनकी रानी का नाम पूछा गया कि रानी का नाम क्या था, तो उनकी रानी का सिंपल याद अभी जो बताया ना गंगा देवी। क्या था, गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 है कि सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। सूर्या जो है ना इसमें पूछा गया कि कौन सा पद जो है ना वह स्त्री प्रत्यय होगा, तो कौन सा होगा, तो याद रखिए कि टाप। क्या होगा, टाप। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि किम प्लस 43 में कौन सा अवयव बनेगा। किम प्लस 43 में कौन सा अवयव बनेगा, यही पूछा गया है। तो इससे जो बनेगा ना अवयव, यह बनेगा कुत्ते। क्या बनेगा, कुत्ते। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है। कर्नियम पद में पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय है, मतलब कि जो शब्द के एंड में आता है, तो कौन सा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय होगा ना वो होगा अर्नियर, अर्नियर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि धाव धातु के विधि लटकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। ठीक है, धाव का पूछा गया कि विधि लटकार में ना प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा रूप होगा। तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन जो रूप होगा ना वो होगा धावते। क्या होगा, धावते। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 इस प्रकार से है कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। भूपति शब्द जो है ना इसका रूप किसके समान चलेगा, यही पूछा गया है। तो यह किसके समान चलेगा, तो मुनि के समान। किसके समान, मुनि के समान। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 इस प्रकार से कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है। किस पद में इन चारों में से ना पूछा गया है कि अधि उपसर्ग जो है ना वह नहीं है। तो किस में उपसर्ग में नहीं है, तो याद रखिए कि अधर्म में जो है ना कि अधि उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि धिक के अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। धिक अवयव जो है ना इसमें कौन सी विभक्ति होता है, यही पूछा गया है। तो कौन सा विभक्ति होता है, तो याद रखिए कि द्वितीया। क्या होता है, द्वितीया। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 है कि कविषु कालिदासम श्रेष्ठम वाक्य के कविषु जो है ना पद में किस सूत्र सप्तमी विभक्ति हुई है। कौन से सप्तमी विभक्ति हुआ है, यही पूछा गया है। तो कौन सा यह है, तो याद रखिए कि यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 है कि किसमें अव्यय भाव समास नहीं है। किसमें पूछा गया इन चारों में से ना कि किसमें अव्यय भाव समास नहीं है। ठीक है, तो अव्यय भाव समास किसमें नहीं है, तो याद रहे कि लंबोदर। लंबोदर जो है ना यह बहुब्रीहि है, तो यह नहीं हो जाएगा अव्यय भाव। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 में है कि किसमें विग्रह होता है। किसमें पूछा गया है कि विग्रह होता है, तो सिंपल है कि विग्रह किसमें करते हैं, तो समास में करते हैं। जैसे कि लंबोदर, तो लंबे है जिसके उदर, वही हुए लंबोदर, तो विग्रह हुआ। तो राइट आंसर ये हो गया कि समास से। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है कि पाठ्य सीमन किस संधि का उदाहरण है। पाठ्य सीमन जो है ना यह पूछा गया कि कौन से संधि का उदाहरण है। तो यह कौन से संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो यह विसर्ग संधि का। किसका, विसर्ग संधि का। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर चलिए। ठीक है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ती है तो 42 इस प्रकार से कि गति प्लस इति की संधि क्या होगी। गति प्लस इत जो होगा ना, इसका संधि विशेष पूछा गया कि संधि क्या होगा। तो इसका जो संधि होगा ना वो होगा गति रीति, गति रीति। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है। चेती जो है ना, तो चेती का सही संधि विच्छेद पूछा गया कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ना सही में वो होगा च प्लस इति। क्या होगा, च प्लस इति। क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार से कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। किस में पूछा गया कि जो है ना कि विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। तो किस में विकार परिवर्तन होता है, तो याद रखिए कि विसर्ग में। किस में होता है, विसर्ग में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 है कि किस समास में उभय पद प्रधान होता है। उभय पद जो होता है ना वह कौन से समास होता है ना उसमें कि वह प्रधान होता है। तो यह किसमें प्रधान होता है, तो याद रखिए कि द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 इस प्रकार से कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है। करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है, यही पूछा गया है। तो कौन सा है, तो याद रखिए कि साधकंतम कर्णम, साधकंतम कर्णम। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 इस प्रकार से कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है। जो भारत महिमा पाठ है ना यह कहाँ से पूछा गया कि उद्धृत है। तो सिंपल है कि जो भारत यह कहाँ से, तो यह होगा पुराण से। कहाँ से है, पुराण से। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो जो 48 है ना, 48 है कि आपगा का अर्थ है। आपगा का अर्थ पूछा है कि आपगा का अर्थ क्या है। तो आपगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए कि नदी। क्या होता है, नदी।
क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 में क्या है कि धर्म जाति प्रभेदे ई डॉट डॉट वहंतम वसंतीन रिक्त स्थान के उचित पद से भरे। कौन सा जो होगा ना कि उचित यहाँ पर भराना चाहिए, तो उचित जो भराएगा ना वो भरेगा एकतम भावम, एकतम भावम। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते तो 50 में कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जो केशांत संस्कार होता है ना तो यह संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यही पूछा गया है। तो यह जो केशांश होता है ना यह आता है शैक्षणिक, यानी कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं ना उसके दौरान आता है। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है तो वह 51 इस प्रकार से यहाँ पर कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। वेदारंभ शिष्य जो है ना वह कहाँ पर करते थे, तो वह करते थे गुरुगिरी में। किसमें? गुरुगिरी में। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते तो 52 है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। कौन सा संस्कार जो है ना जिसका मुख्य कर्म जो है ना कि वह गोदान है, तो कौन सा है, तो याद रखिए कि केशांत। क्या है? केशांत। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते तो 53 है कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार पूछा गया कि किस में किया जाता है, तो यह शैशव में किया जाता है। किसमें? शैशव में। तो आज हम लोग कुल 53 क्वेश्चन को ही करेंगे और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ना उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है।